अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप सब लोगों के लिए डेली 7 PM पेपर 2 के साथ में, 9 PM पेपर 1 के साथ में आ रही हूँ क्वेश्चन सीरीज लेके, और सुबह 8 बजे आपके लिए 1 शॉट वीडियोस ला रही हूँ जिस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काफी बेनिफिट हो जाएगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि JRF अड्डा एप्लीकेशन पे इस क्लास की सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट भी होते हैं जो पेपर 1 के भी आप दे सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जितने भी कंप्यूटर साइंस के सेट एग्जामिनेशन होते हैं, आप लोगों के नेट एग्जामिनेशन है, आपका गेट एग्जाम है, और साथ ही साथ जितने भी आप सभी लोगों के एग्जाम होते हैं जो PGT से रिलेट करते हैं, PGT एंड अबव, जितने भी आप लोगों के सिलेबस है, सारे के सारे सिलेबस जो है वो आप लोगों के यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको मेरी 6 बुकलेट दूंगी जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स है। मैंने अपने जो सारे नोट्स उनको कंपाइल करके आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। आप लोगों को ये भी सारी चीजें मिल जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 भी इंक्लूड करते हो तो पेपर 1 भी। इसमें आप लोगों को पिछले 10 साल के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा चीज, बहुत सारा रिसोर्स, सारा मटेरियल, देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें क्लब करके जो है वो आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाती है। वो है आप लोगों का लाइव फाउंडेशन बैच। क्वेश्चन नंबर 1 नेट जून 2015 का सवाल आप लोगों के सामने है। बताइए मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कहता है कि लेट E1 एंड E2 जो कि दो एंटिटीज है ER डायग्राम की विद अ सिंपल सिंगल वैलिड एट्रीब्यूट, जहां पर R1 एंड R2 आर टू रिलेशंस जो कि E1 और E2 के बीच में चल रहे हैं। सही है, तो हम बना लेते हैं ER डायग्राम को। ये हमारा E1 हो गया और ये हमारा जो है वो E2 हो गया। एक रिलेशन जो है वो R1 बना देते हैं और एक रिलेशन जो है वो हम R2 बना देते हैं। सही, आगे देखिए, कहता है कि जो R1 रिलेशन है वो 1:many है। अब 1:many है तो यहां पर 1, यहां पर n लिख दूं, और जो आपका R2 रिलेशन है वो many:many है, तो यानी कि यहां पर m और यहां पर n लिख दूं। किसी को कोई दिक्कत? सही है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स है जो यहां पर बनेगी। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप एक बारी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो जल्दी से ट्रिक सीखो। अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास में E1 की और E2 की रिलेशन है R1 से, और E1 और E2 का रिलेशन है R2 से। जब हम इस तरीके से देखते हैं तो हमारे पास में एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, और एक टेबल रिलेशन की होगी, जिसमें रिलेशनशिप के खुद के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं रेफरेंसिंग के तौर पर। बट अगर मैं बात करूं यहां पर, जब हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो और 1:many का रिलेशन हो, तो अगर ये 3 टेबल्स की मैं बात करूं तो इन 3 टेबल से मैं 2 मिनिमम टेबल बना सकती हूं, जिसके अंदर जो आप लोगों का E2 है उसके साथ में आपका रिलेशन टेबल जो है वो मर्ज हो जाएगा। मैनी वाली साइड से हम मर्ज करते हैं। क्यों करते हैं मैनी वाली साइड से मर्ज? क्यों करते हैं? क्योंकि इस वाले को हम क्या चूज कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी की चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास में E1, R2 और E2, इसकी भी एक टेबल बनानी चाहिए, पर यहां पर जो है कोई भी मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है मर्जिंग पॉसिबल? क्योंकि मैम दोनों के दोनों ही many:many है, तो दोनों साइड से ही मर्जिंग पॉसिबल है। तो यहां पर भी क्या होगा हमारे पास में, यहां पर भी जो है वो 3 टेबल तो बनेगी ही। अगर मैं बात करूं तो E1 और E2 तो कॉमन है ही, है ना, और ये वाला जो R2 है इसके साथ में E2 को ले लो तो वैसे हो गई। यानी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल जो है वो आपकी कितनी बन सकती है? हम 3 मिनिमम नंबर ऑफ टेबल के साथ में दोनों ही रिलेशन को बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। रिविजन के तौर पर एक बार इस चार्ट को देखना, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो रिलेशन आप लोगों के पास में क्या है, 1:1 है, और आपके पास में दोनों साइड पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स आपकी 2 बनती है। अगर इसी तरीके से 1:1 है और एक तरफ पार्शियल है और एक तरफ फुल पार्टिसिपेशन है, तो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल 1 बनती है। क्यों? क्योंकि मर्जिंग हो जाती है मैनी वाली साइड से। 1:many है, बोथ साइड पार्शियल, तो आप लोगों का क्या बनेगी, 2 टेबल्स बनेगी। 1:many है, एक तरफ फुल एक तरफ पार्शियल, तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल 1 बन जाएगी। यहाँ पर 1:many है, पार्शियल फुल, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो मैनी वाली साइड पे फुल है तो 2 ही बनेगी टेबल। many:many है, दोनों साइड पार्शियल है तो 3 टेबल बनेगी। many:many है, एक तरफ पार्शियल है एक तरफ फुल है, तो मिनिमम टेबल 2, मर्ज कर देंगे।
यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेनी इज टू मेनी है, बोथ साइड फुल है, तो 100% मर्जिंग हो जाएगी। इस टेबल से भी याद रख सकते हो, अदरवाइज मैंने समझाया भी है आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो आपका बढ़िया सवाल बनता है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कैसे निकालनी है, हमेशा याद रखना। आपसे मैं बोल रही हूँ कि ये है 1 और यहाँ पर है मेनी। 1:many का मतलब क्या है कि एक चीज बहुत सारी चीजों को क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। तो ये कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकता, या ये वाली टेबल में कभी प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्यों, वैल्यू यूनिक नहीं है ना, ये वाली हो सकती है, सही है। तो मेनी वाली साइड के अंदर जो होगी वो वाली टेबल क्या बनेगी, हमारी प्राइमरी की वाली टेबल बनेगी। तो अगला सवाल करते हैं, यूजीसी नेट का ही प्रीवियस ईयर है। क्या कहता है, आपके पास में एक टेबल गिवन है, उस टेबल में स्टूडेंट कोर्स स्कीमा है, स्टूडेंट है, ठीक है, फिर आपके पास कोर्स है, 2 स्कीमास हो गए, ठीक है ना। तो आपका स्टूडेंट बना देते हैं हम, और एक हम बना देते हैं कोर्स, ठीक है। स्टूडेंट वाले के अंदर हमारे पास में जो रोल नंबर है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की है। और अगर मैं बात करूं तो कोर्स नंबर जो है वो यहाँ पर हमारा अगेन प्राइमरी की है ना। अब ये जो प्राइमरी की है ये मेरे लिए यहाँ पर फॉरेन की के जैसा बिहेव करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आंसर ही रख लिए क्या, डी ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, फिर भी आंसर कर दियो आप डी। चलो बढ़िया बात है। चलिए जी, अब क्या कह रहा है मैम, ये कह रहा है कि इस तरीके से रिलेशन चल रहा है, कोर्स नेम जो है वो कोर्स का वो यूनिक वैल्यूज लेता है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो कोर्स के अंदर और स्टूडेंट के अंदर 3 और 5 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी आपने लगाई है स्टूडेंट और कोर्स के अंदर, तो आप लोगों का देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैच द कॉलम लगाओ कि डिग्री कितनी होगी, कार्डिनैलिटी कितनी होगी, मतलब इन दोनों के अंदर आपने क्रॉस किया है, सही है। आपने बोला था करेक्ट पे थम्स अप, रॉन्ग पे थम्स डाउन। अच्छा ठीक है नस्मा, उस वो पेपर 1 में बोला था बेटा, यहाँ नहीं। यहाँ तो मुझे दिख रहा है ना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, वहां पे सुबह थोड़े ज्यादा बच्चे थे तो कमेंट नहीं दिख पा रहा था। कोई बात, चलो। हाँ भाई, कार्डिनैलिटी यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आई थिंक बी का हो जाना चाहिए था 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। और अगर बी का 1 हो रहा है तो वैसे ही सारे के सारे चॉइसेस एलिमिनेट हो जाते हैं, हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसके अलावा भी देख लो, जब अगर मैं डिग्री की बात करूंगी तो डिग्री कितनी होगी, कितनी डिग्री होगी, फॉरेन की रिलेशन स्टूडेंट के लिए क्या होगा मैम, कोर्स, फॉरेन की रिलेशन कोर्स के लिए। अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन है वो उल्टा तरफ चल रहा है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं होगा, तो ये हो गया आप लोगों का। और जो डिग्री है वो हमारे पास में 6 हो गई। डिग्री 6 क्यों हुई, कोई बता सकता है मुझे, डिग्री 6 क्यों हुई, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो आप लोगों की डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो आपकी डिग्री जो है वो 3 + 3 यानी कि 6, सही। एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है और आपको बोल रहा है कि एक मेनी टू 1 रिलेशन है, ठीक है ना। एंटिटी सेट 1 से एंटिटी सेट 2 में E1 है, ठीक है, और E2 है। सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पर जो रिलेशन है मैम, वो रिलेशन ऐसा है कि वो है मेनी इज टू 1 का, ठीक है ना। यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल पार्टिसिपेशन है। अभी अभी इस टाइप के डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, है ना, कि टोटल पार्टिसिपेशन है, दोनों ही साइड पर फुल पार्टिसिपेशन है ना। डायग्राम दिखाऊं क्या, डायग्राम क्या, वो टेबल दिखाऊं, कहाँ गया, ये देखो अभी अभी दिखाया था ना ये, कि आप लोगों के पास में क्या है, मेनी इज टू 1 रिलेशन है। तो मेनी इज टू 1 रिलेशन है और आपके पास में दोनों साइड फुल पार्टिसिपेशन है, तो क्या होगा, ये अभी बताए थे, सारे सिनेरियो हम लोगों ने चेक किए थे कि दोनों साइड फुल या टोटल पार्टिसिपेशन है तो कैसे काम होगा, है ना। लेट्स सी कि क्या हमारे ये ट्रिक हर जगह लगेगा जो मैंने आपको अभी सिखा दी है। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर ऐसा है, टोटल पार्टिसिपेशन चल रहा है, तो जो कार्डिनैलिटी है वो E1 की ग्रेटर है, E1 के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है कंपैरेटिवली आप लोगों के E2 के, तो कौन सा जो रिलेशन है वो सही बात कह रहा है यहाँ पर, है ना। आपसे कह रहा है कि हर एक एंटिटी E1 के अंदर एसोसिएटेड होगा एग्जैक्टली 1 एंटिटी ऑफ E2 के साथ में, दोनों में फुल पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर मेनी है, यहाँ पर मेनी है, ध्यान से देखिएगा। तो बात तो सही है, अगर मैं आप लोगों को वेन डायग्राम टर्म्स में समझाऊं
ये मेरा अगर E1 है और ये मेरा E2 है, तो यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी मेरे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और मेरे पास में many/1 है, तो ये बहुत सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम ये बोल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली वन एंटिटी ऑफ E2 से रिलेट कर सकता है। तो बात ऐसी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा देखना, सम एंटिटी ऑफ E1 इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटी ऑफ E2। नहीं, यहाँ तो मैम वन ही है, सिंगल से बहुत सारे रिलेट कर सकते हैं। एवरी एंटिटी ऑफ E2 इज एसोसिएटेड विद, एवरी होगा, सोचो मैम उल्टा लिखा है, E2 का एवरी नहीं हो सकता, E1 का एवरी होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर अगला देखिए, हर एक एंटिटी जो E2 के अंदर है वो एसोसिएटेड होगा एटमोस्ट एक एंटिटी ऑफ E1। अरे ये many/1 रिलेशन है, तो many है, तो इसीलिए ये नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैम क्या लिखा हुआ था, देखो आपने बोला एवरी, एवरी का कैसे पता चला कि हर एक होगा, हर एक इसलिए होगा क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन है, तो कोई भी यहाँ पर E1 के अंदर खाली नहीं रहेगा और ना ही E2 के अंदर कोई भी खाली रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से टोटल पार्टिसिपेशन है। बट क्योंकि यहाँ मैनी है, यहाँ वन है, तो यहाँ के बहुत सारे एग्जैक्टली किसी एक से रिलेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, आपके पास में एक स्कीमा है, गिवन है स्कीमा, और आप लोगों को फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी गिवन है। आपने डिकम्पोज किया है सच दैट ऐसा है, तो डिकम्पोजिशन कैसा है ये पूछा जा रहा है। कुल मिला के आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन निकालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इस सवाल में। बड़े दिनों बाद ये सवाल आया है, ठीक है ना। देखो हमारे पास में है S, T, U और V, तो आई थिंक कैंडिडेट की निकाल लू, है ना, कैंडिडेट की निकालोगी। चलिए S जो है वो T को फाइंड कर रहा है, T जो है वो U को फाइंड कर रहा है, U जो है वो V को फाइंड कर रहा है, और V जो है वो S को फाइंड कर रहा है। ओके आपकी हैंड रिटन नोट्स रिवीजन कम टाइम में कम लगता है क्योंकि प्रॉपर कंसोलिडेटेड वे में है मैम। एब्सोल्युटली स्टनिंग। चलिए बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, आपने पढ़ा उसके लिए भी थैंक यू। हाँ जी, तो यहाँ पर तो मुझे अकेले अकेले सबको ही लेना रहेगा क्योंकि कोई भी एसेंशियल एट्रीब्यूट तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो आप S को देख लीजिए भाई, जब S को देखोगे तो S से T मिल जाएगा, U मिल जाएगा, V, तो आपका S हो गया, T हो गया, U हो गया और V हो गया। सभी के सभी मेरे हिसाब से जो है वो कैंडिडेट कीज बनेंगे। जब ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पर देखो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी मेरे को दिख ही नहीं रही है ना, कोई अलग से नेतागिरी कर ही नहीं रहा है। और अगर बात करूं यहाँ पर तो क्या ये थर्ड NF में है, थर्ड NF चेक करने वाला गेम है, क्योंकि यूजुअली देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो थर्ड NF है मैम वो नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिटिविटी दिख रही है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों, जब भी आप लोगों के पास में सिंगल है, सारे की सारी कैंडिडेट की सिंगल है, सिंगलटन है, तो वो थर्ड NF में भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सॉल्व बिना किए भी मुझे लगता है कि होना चाहिए कि ये दोनों में होगा। अब एक बार चेक कर ले भाई, यस, क्योंकि सारी की सारी क्या है, जब सारी की सारी ही आप लोगों की है, मतलब याद है ना, अगर सारे के सारे कैंडिडेट की सिंगलटन है, जब उनका कोई पेयर ही नहीं है, तो 2NF में 100% है क्योंकि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, कोई अकेला नेता बनेगा ही नहीं। जब कोई अकेला नेता बनेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, दो अलग अलग डिकम्पोज टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। टू फेज लॉकिंग के ऊपर आप लोगों का सवाल है। चलिए जी, देखो क्या लिखा हुआ है, आपसे बोला हुआ है टू फेज लॉकिंग है। सपोज करो कि आपके पास में T एक्सिस है, ठीक है, फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को गिवन है, ऑब्जेक्ट 1 से लेकर K तक। दिस इज डन इन द फॉलोइंग मैनर, T एक्वायर्स एन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन 0, मतलब आपका ऑब्जेक्ट 1, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है टिल आपके kth ऑब्जेक्ट पे। द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एंड ऑल द लॉक्स आर रिलीज्ड। तो आपको अब इस सिनेरियो से क्या समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे ये जो है वो क्या दिख रहा है, एक तरीके का कंजर्वेटिव 2PL दिख रहा है। ये कंजर्वेटिव 2PL दिख रहा है क्या मैं ये सही बोल रही हूँ क्या?
कि यहाँ पर हमारे पास में हम एक्सक्लूसिव लॉक लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, फिर हम लोग जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं। इसको पढ़ते ही मुझे लगा कि ये कंजर्वेटिव 2PL की जैसे बिहेव कर रहा है। एम आई राइट? अगर ऐसा है तो मैम ये सीरियलाइजेबल भी होगा और डेडलॉक के आने के कोई चांस ही नहीं होंगे। तो ये क्या करेगा, सीरियलाइजेबिलिटी भी देखा और आपको डेडलॉक का फ्रीडम भी देगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है मुझे तो। जब भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ले रही हूं तो सर्कुलर वेट वाली कंडीशन को वॉयलेट कर रही हूं, तो जब एक भी कंडीशन को वॉयलेट कर दिया तो डेडलॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 2PL लिखा है ना। तो हम सिर्फ 2PL के बारे में सोच रहे हैं, सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि मैम ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि मैं लॉक्स अचीव कर रही हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, और जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कर रही हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब रिलीज कर रही हूं, तो क्या हो रहा है, आप सर्कुलर वेट को वॉयलेट कर रहे हो, होल्ड एंड वेट को वॉयलेट कर रहे हो। जब ऐसा है तो डेडलॉक में से कोई सी भी 4 में से एक कंडीशन को अगर वॉयलेट कर दिया तो डेडलॉक नहीं लगेगा, तो मतलब डेडलॉक से फ्रीडम है। तो जो ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका तो बिल्कुल ही गलत, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं नेट में, पर देनी चाहिए इस पे तो, क्योंकि हम डेडलॉक का कॉन्सेप्ट गलत करते हैं। कहां गया, ये क्या हुआ? आया मजा? लो, इतना मजा आ गया कि बोर्ड ही बंद हो गया। इतने खतरनाक आंसर कर दिए तुम कि बोर्ड बंद हो गया मेरा। नेक्स्ट सवाल देखो, RDBMS से आप लोगों के पास में और कंस्ट्रेंट है दैट नो की एट्रीब्यूट मे बी नल, इसे हम क्या बोलते हैं? अगेन बहुत ही बेसिक सा सवाल। हमारे पास में दो जो है मेन होती है आपकी इंटीग्रिटी। देखो, एक तो आपकी एंटिटी इंटीग्रिटी होती है जो हमको ये बताती है किसी भी एंटिटी के अंदर हम क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, और एक होती है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो हमको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताती है ना। इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं, की कंस्ट्रेंट और डोमेन कंस्ट्रेंट, ये 4 चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट के अंदर। अब यहाँ पर इसे हम बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी, कि एंटिटी कैसी हो सकती है, रेफरेंशियल जिसमें फॉरेन की का रेफरेंस हो। इसके अलावा एक हमारे पास में होता है डोमेन कंस्ट्रेंट जो हमको बताता है कि हम कितनी वैल्यूज उसके अंदर रख सकते हैं, और एक होती है आप सभी लोगों के लिए की कंस्ट्रेंट, कि हमारे पास में प्राइमरी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, फॉरेन की के क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आप लोगों का होता है आपका की कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ 1 or more attributes that taken collectively allow us to uniquely identify any entity in the entity set. Candidate key for which no proper subset is also a candidate key is called as a super key. A super key is a set of 1 or more attributes that taken collectively allow us to uniquely identify an entity in the entity set. A super key for which no proper subset is also a super key is also called as a candidate key. इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चूज करने, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये आया है। आप सब जानते हैं एक हमारा होता है सुपर की, सुपर की से हमारे पास में आता है कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की से आता है मेरे पास में प्राइमरी की। सुपर की क्या होता है? सुपर की मैम उस सुपर सेट को बोलते हैं जिनसे कलेक्टिवली हम पूरी की पूरी टेबल को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और इसका जो सबसेट होता है वो हमारे पास में कैंडिडेट की होता है। ऐसा सबसेट जो मैम फर्दर क्या ना हो सकता हो, डिवाइड ना हो सकता हो। सही है। दूसरा, प्राइमरी की कैंडिडेट की एक ऐसी स्पेशल कैंडिडेट की जो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को लगे कि उसे प्राइमरी की बनाना चाहिए, वो बन जाती है। बेसिकली नॉट नल वाली प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉट नल वाली प्रॉपर्टी। अब यहां पर आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखो, सबसे पहली बात, कैंडिडेट की मिनिमल सेट है क्या? ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की इज कॉल्ड एज अ सुपर की। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है। सुपर की का तो सबसेट होता ही है ना, किसी बात कर रहे हो?
कैसी बात कर दिए हो, डी क्यों होगा? ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ो। A super key for which no proper subset is also a super key, वो आपका कैंडिडेट की होगा। उल्टा पढ़ लिए हो, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। तो 4 सही है, 2 गलत है। अ सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। सही बात है ना। कैंडिडेट की जो होती है वो मिनिमल सुपर की होती है। जो आप लोगों का सुपर की होता है वो आप लोगों के लिए एक ऐसा है जिसका नो प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर सेट होगा, तो उसको आप कैंडिडेट की बोलोगे। ये सही है। सही है, समझ गए? बोलो। अब कैंडिडेट की और सुपर की के अंदर कंफ्यूजन करेंगे क्या हम? सुपर की के मिनिमल फॉर्म को ही कैंडिडेट की बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपाचे का काफका है, पिग है, अपाचे का मैहाउट है और मैप रिड्यूस है। तो ये सारे के सारे जो है वो एडवांस डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में से एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन गया है। अगर एक भी हमको पता होता तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल काफका, आपको पता है काफका जो है वो लिंक्डइन के साथ में रिलेटेड है, ए का जो है वो 3 होगा। देन आप लोगों का होता है पिग, मैप रिड्यूस, दोनों के दोनों जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में और मशीन लर्निंग सिस्टम में हम लोग काम लेते हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों का मैप रिड्यूस होता है वो कहां पर काम कर रहा है? मैं कंप्लीट रिवीजन करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब वही बात हो जाएगी, फिर आप लोगों का टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप लोगों का मैप रिड्यूस यूज होता है। ठीक है, और जो आप लोगों का मैहाउट है वो आप लोगों का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ में काम करता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, यानी कि डी का होगा 2, ए का होगा 3, बी सी का होगा 4 और बी का कौन सा बच गया? ए की बच गया, 1 बच गया। अगर आप लोगों को 2 भी पता थे आप लोग यहाँ पर आंसर ऑलमोस्ट निकाल सकते थे, अगर ए और डी भी पता था तो। बहुत रेयर है ये क्वेश्चंस, बट हाँ इक्का दुक्का आप लोगों का एडवांस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। 2022 पे आ जाए, चलिए आइए 2022 वाले पेपर पे आ जाते हैं। 2022 में कैसे क्वेश्चंस बने थे वो भी देख लेते हैं। इन रेफरेंस टू बिग डेटा कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस, है ना। मेमोरी कैश है, काउच डीपी है और इनफाइनाइट डीपी है। आपको ये बताना है बिग डेटा के रेफरेंस में कौन सा सही है। बिग डेटा के रेफरेंस में कौन सा सही है? देखो आप लोगों के तीनों ही हैं। आप लोगों को जो मीम कैश है, देखो ये एक हाई परफॉर्मेंस यूजर फ्रेंडली डेटा स्टोर है। काउच डीपी जो है वो तो हम सब जानते हैं, एक एनालिटिकल टूल है जो बेसिकली नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए काम करता है, जैसे कि मोंगो डीपी है ना, आप लोगों का ओरेकल, नो एसक्यूएल, काउच डीपी, ये सारे के सारे। ठीक है, एक तरीके का नो एसक्यूएल डेटाबेस आप लोगों का ये रहता है। इनफाइनाइट ग्राफ भी आप लोगों के लिए उसी क्लास पे काम करता है जो कि जावा और C++ के साथ में बनाया हुआ है। ठीक है, तो तीनों के तीनों ही एडवांस आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। ठीक है, इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। ये पेपर 1 आईसीटी में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, तो इसको एक बार रीडिंग जरूर आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे लिए मिनिमल कवर सेट पूछा हुआ है। मिनिमल कवर सेट निकालने का हमारे पास में बेस्ट तरीका क्या होता है? आप लोगों को सारे के सारे जो भी गिवन है, देखो जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन है A टेंड्स टू B, देन आप लोगों के पास में है ABCD टेंड्स टू E, देन E और F जो है वो आपका डिराइव कर रहे हैं, देखो G को, देन आप लोगों का E और F जो है वो डिराइव कर रहे हैं H को, और आप लोगों का A, C, D और F जो है वो डिराइव कर रहे हैं E और G को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, और मिनिमल कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने काफी प्रैक्टिस की भी है इसकी, बट दोबारा से देखिए हम क्या करेंगे, हर एक किसको चूज करेंगे, आइडेंटिटी को चूज करेंगे, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को चूज करेंगे, और फिर हम उसका बेसिकली कवर निकालेंगे। जैसे कि मैं आप क्या निकालूंगी, ए का क्लोजर, ए के क्लोजर से ए मिल जाएगा, इसको यूज कर रही हूं तो बी मिल जाएगा, इसके अलावा ए बी से मुझे कुछ और मिल रहा है क्या? नहीं, कुछ और नहीं मिल रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं ए का क्या निकालूंगी, क्लोजर निकालूंगी,
और ट्राई करूंगी कि अब इसके बिना मैं क्या क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ वो देखूं। तो ए के बिना देखो आप लोग ए फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं ये यूज नहीं करूंगी, इग्नोर करूंगी। इसके बिना मैं क्या फाइंड कर पाऊंगी, और कुछ फाइंड नहीं कर पाऊंगी। अगर ये दोनों की फाइंडिंग्स सेम आती है तब तो आप इसको डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। बट ये दोनों जो है वो सेम नहीं आई है, यानी कि मुझे इसको आपके क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में इसको रखना पड़ेगा। ऐसा ही हम लोग अब सबके लिए करेंगे। जैसे कि इस बार आप किसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। तो एक बार इसको कंसिडर करके जैसे कि ए बी सी डी का क्लोजर निकालोगे तो क्या क्या आएगा मैम, ए बी सी डी और ई सारा आ जाएगा। इसके अलावा देखो और कुछ आ रहा है, और कुछ आ रहा है, नहीं मैम और कुछ नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब दोबारा से मैं ए बी सी डी का क्लोजर निकालूंगी, बट इस बार मैं इसे यूज नहीं करूंगी, इसे हाइड करके निकालूंगी। तो मैम देखो ए बी सी डी तो आ ही जाएगा। इसके अलावा और किसी से ई मिल रहा है क्या, और किसी से मैम ई नहीं मिल रहा है, और किसी से ई नहीं मिल रहा है, यानी कुल मिला के इसको भी आपको रखना पड़ेगा, राइट। इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इस तरीके से ही तो सॉल्व करेंगे ना हम सभी लोग, देख सकते हैं। बट मैम एक चीज मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है वो ए की मदद से बी निकाल ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये जो बी है, क्या इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है? मैम रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं अभी इसको नहीं डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके इसको डिस्क्वालीफाई कर लूंगी, ठीक है, आगे जाके कर दूंगी। फिलहाल देखिए मैं इस वाली आइडेंटिटी पे आ जाती हूँ कि ई और एफ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखो पहले तो आप ई एफ इसे यूज करके आप लोग जी, ठीक है, बिना इसको यूज करे देखो आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो ई एफ के क्लोजर से। मैम आप ई फाइंड कर सकते हो, एफ फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा इसको बिना यूज करे ई और एफ से, वैसे यहाँ पर एच भी आ रहा था तो एच भी फाइंड आउट कर लोगे। इसके अलावा कुछ आप फाइंड आउट कर पा रहे हो? नहीं मैम, ई एफ आप एच फाइंड आउट कर रहे हो, जी फाइंड आउट नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाएंगे, आगे हमारे लिए आएगा ई और एफ। यहाँ पर दोबारा से क्लोजर निकालोगे तो आप लोगों को पता लग गया है कि दोबारा के क्लोजर निकालने से ये भी इंपॉर्टेंट आएगा ही, क्योंकि इससे जी नहीं मिल रहा था, इससे एच नहीं मिलेगा। नीचे आ जाएंगे, ए सी डी और एफ है आपके पास में, क्लोजर निकालिए जी, तो आपके पास में आएगा ए सी डी एफ, साथ ही साथ ई और जी भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी आ रहा है क्या? देखिए मैम इस केस में ना बी नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है ना, देखो क्या और कोई तरीका है बी निकालने का? मैम है, ए से आप बी निकाल सकते हो, यानी कि ये जो है ये एक तरीके से आप लोगों की कंप्लीट कैंडिडेट की बन गया, ये आप लोगों का सॉरी सुपर की बन गया है। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, और अगर ई एफ है तो मैम एच भी है। ये देखो, अब देखिए क्या हम ए सी डी और एफ के बिना क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो सभी मिल जाएगी क्या चीजें? देखो ए है, इसको यूज नहीं करूंगी, अब आप इसको कंसिडर मत करिए। अब देखो क्या क्या ए है, ए से बी मिल जाएगा, ठीक है ना, सी है ही, डी है ही, और आपको पता है ए बी सी डी से ई मिल जाएगा, एफ मेरे पास में ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। अब देखो ई और एफ है तो मेरे को जी भी मिल जाएगा और मेरे को एच भी मिल जाएगा। मैम आपको इस आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आप सभी कुछ फाइंड कर सकते हैं, यानी ये डिलीट करो, यानी कि ए सी डी एफ नहीं होना चाहिए, ए सी डी एफ नहीं होना चाहिए, ए सी डी एफ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए दोनों में से एक आंसर होगा, सही है। ये तो आप लोगों की बच गई। अब देखो हमारे पास में ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला कह रहा है कि ए बी सी डी पूरा ले लो और ऊपर वाला कह रहा है कि केवल ए सी डी लो। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी और डी सभी को ध्यान से देखूं तो आप एक एक का क्या निकाल सकते हो, इंडिविजुअल क्लोजर भी निकाल के देख सकते हो। देखो अगर मैं ए के साथ में जो चीजें डिराइव कर रही हूँ, जैसे कि ए बी सी डी और ई, इसके अलावा और कुछ नहीं मैम, और कुछ नहीं, और अब मैं इस ए के बिना फाइंड आउट करना चाहूं कि मैं क्या क्या फाइंड कर सकती हूँ, तो देखो मैं बी कर सकती हूँ, सी कर सकती हूँ, डी कर सकती हूँ, ठीक है, बस यही फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ देखूंगी तो दोनों सेम नहीं है, ए के बिना काम नहीं चलेगा। बी के लिए देखो सेम चीज, बी के साथ में तो आप सारी चीजें फाइंड आउट कर लोगे, बी के बिना आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो? देखिए मैम आप ए पर ए की वजह से बी मिल जाएगा, सी डी है ही, ए बी सी डी मिल जाएगा तो ई मिल जाएगा, यानी यहाँ पर जो बी है उसे लिखने का कोई यूटिलिटी नहीं निकल रही है, क्योंकि ए से बाय डिफॉल्ट बी मिल रहा है पहली वाली से, यानी कि ये भी गलत। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने सिर्फ दोबारा से आपको इसलिए करके दिखाया है क्योंकि मिनिमल कवर एक ऐसा टॉपिक है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके जून वाले पेपर में भी आ सकता है।
और बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए क्या? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे सॉल्व किया? यही है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है नॉर्मलाइजेशन। एक क्वेश्चन तो नॉर्मलाइजेशन का आएगा ही आएगा, हम लोग मान के चलते हैं ऐसी चीजें। देखो नॉर्मलाइजेशन है, हम सभी लोग जानते हैं, अगर इसका फिगर भी आप सभी लोगों को याद हो तो आप सभी लोग जो है वो सही आंसर करके आ सकते हो। ठीक है, देखो सीन ऐसा है, सबसे अंदर हमारा आता है BCNF। ठीक है, BCNF आता है हमारा, फिर हमारे लिए आएगा हमारा, वैसे हम लोगों को और अगर अच्छे से देखना है तो हमारा 4NF आना चाहिए, देन हमारा BCNF आना चाहिए, देन हमारा 3rd NF आना चाहिए, देन हमारा 2NF आना चाहिए, और देन हमारा 1NF आना चाहिए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या ये मैंने सही डायग्राम बनाया है? अगर बनाया है तो बताइए जी, और नहीं बनाया तो भी बताइए जी। क्या ये डायग्राम मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया है? एक बार ये बता देंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हम सही चल रहे हैं। एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट NF, बिल्कुल सही। देखिए मैम, इससे ये समझ में आ गया है, जो आपने बनाया है उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि 4NF जो होता है वो BCNF का भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म होता है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो है आप लोगों की वो इसके अंदर आती है, फ्री फ्रॉम मल्टी वैल्यूड। ठीक है ना, ये तो आप लोगों का मल्टी वैल्यूड। ये जो होता है BCNF, ये कब होता है? जब मैम अल्फा आपका क्या हो, सुपर की हो, तो वो रिलेशन आप लोगों के लिए होता है। अगर कोई भी एक ऐसा मेरे पास में रिलेशन है जिसके 2 ही एट्रीब्यूट है तो वो हमेशा BCNF के अंदर होगा बाय डिफॉल्ट। देन आता है आपका 3rd NF। 3rd NF क्या कहता है? 3rd NF कहता है कि आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट भी सीखा है, या तो हम अल्फा को चेक करते हैं या हम लोग बीटा को चेक करते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या कि हम क्या चेक करते हैं? इसका शॉर्टकट बताओ। हाँ, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से तो फ्री देखना है, बट हम क्या चेक करते हैं 3rd NF को चेक करने के लिए? ट्रिक बताओ, जल्दी याद करो। और 2nd NF पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट हर रिलेशन जो है वो 1NF के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को कि 3rd NF अगर डायरेक्टली चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे? बोलो। इतना तो पता है हमको कि मैम ये आप लोगों का 3rd NF हो जाएगा, जो है ना फ्री फ्रॉम आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा, ये तो मुझे पता है। अल्फा सुपर की होता है अगर, तो वो आप लोगों का BCNF में हो जाता है, ये भी मुझे पता है। और बताओ, एक ट्रिक सिखाई थी, या तो अल्फा आप लोगों का प्राइम सुपर की हो जाए, या बीटा के पास में प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए। वेरी गुड, या तो अल्फा सुपर की हो जाए या बीटा के पास में प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए। यानी कि क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का 3rd NF नहीं होगा, की होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्फा जो है वो आप लोगों का या तो सुपर की हो जाए और
बीटा जो है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाए, प्राइम हो जाए। अगर ऐसा आपके हर फंक्शनल डिपेंडेंसी में होता है तो वो आप लोगों का थर्ड एनएफ के अंदर होता है। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, बताइए जी ट्रू है कि नहीं। ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल ठीक लिखा है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं प्राइम एट्रीब्यूट से किसी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर दूं तो ये जो है ये कौन सा वॉयलेशन है? सेकेंड एनएफ का वॉयलेशन है, थर्ड एनएफ का वॉयलेशन है, या बीसी एनएफ का वॉयलेशन है? किसका वॉयलेशन है ये? मैम ये सेकेंड एनएफ का वॉयलेशन है। कोई अकेला प्राइम एट्रीब्यूट ये काम नहीं कर सकता है। तो बस यही वाली चीज थी जो आप सभी लोगों को करना है। जैसे कि देखो थर्ड एनएफ रिमूव्स द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सेकेंड एनएफ रिमूव्स द फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड के लिए 4NF होता है। BCNF आप लोगों के लिए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हमेशा होता है, 2 ही एट्रीब्यूट होते हैं। अगर ये डायग्राम हमको याद है तो हम बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।